दोस्तों, जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो वहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि सीधे हमारे फंडामेंटल राइट्स हों या फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, इनसे हिट करने वाले होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो न्यूज में रहा हुआ रहता है, अगर हम एग्जाम में ध्यान से देखें तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को और साथ में डिफरेंट प्रोविजंस को देखेंगे और उनसे रिलेटेड लॉज को और डीपीएसपीस को देखेंगे कि भाई कौन से न्यूज में थे और किस तरीके से उनकी इंटरप्रिटेशन आई है डिफरेंट मैनर में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कई ऐसे जजमेंट्स दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा चांस वाला बनता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखें, और साथ में अगर आगे के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो ना तो भी आप इस वीडियो को देखो। रीजन बीइंग कि यहां से आपके कुछ बेसिक्स भी क्लियर होंगे और आइडिया लगेगा कि कैसे हमें न्यूज़पेपर में चीजों पर ध्यान देना होता है जो कि सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी, गवर्नेंस, इनके साथ इंटीग्रेट होते हुए इश्यूज रहते हैं। समझ गए? तो अभी हम बात करेंगे हबीयस कॉर्पस, ठीक है। आप देखोगे यूथनेशिया से रिलेटेड, डिटेंशन से रिलेटेड, पर्सनैलिटी एंड पब्लिक राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। डिजिटल राइट्स का मामला देखेंगे, रोड्स एंड डिफरेंट पेडेस्ट्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो को, जब तक आप कंप्लीट करेंगे ना तो बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस समझ में आएंगे, बहुत से बेसिक्स क्लियर होंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देखो, विश्वास दिवस के ऑफर्स आप लोगों के लिए कंटिन्यू है, जिसमें जो भी अगर यूपीएससी प्रारंभ 2028 बैच ज्वाइन करेगा, राइट, ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी में चल रहे हैं प्रोग्राम, राइट है, तो उसमें आपको 63% तक का ऑफ प्लस में ऑफिसर्स किट भी मिलेगा। और मैं बता दूं, ये 3 साल का आपका प्रोग्राम होता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। एनुअल फी आप देख सकते हैं बेयर मिनिमम पे ऑपरेट कर रही है अभी डिस्काउंट के चलते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पिंड कमेंट में सारी डिटेल दी हुई है, ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर लिंक को क्लिक करके, या कोई डाउट हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा जो लोग भी अभी 11th और 12th में आए हैं वो तैयारी करना चाह रहे हैं कि भाई कॉलेज के साथ, कॉलेज से पहले थोड़ा सा बेसिक हमारा तैयार हो जाए जिससे कि हम टेक ऑफ कर सके कॉलेज टाइम के ड्यूरिंग ही, और फाइनली जब फाइनल ईयर में होंगे तब हम हमारा अटेम्प्ट लेकर के और सीट सिक्योर कर लें। तो देखो, उन लोगों के लिए आरंभ प्री फाउंडेशन बैच है, ठीक है। जो भी बच्चे 11वीं 12वीं में हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया कोर्स है बेयर मिनिमम प्राइस के ऊपर। और इसके लिए आपको कोई डाउट अगर आता है ना तो आप कांटेक्ट कर लो। देखो सीधी बात है, 7948221232 पे, और डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको दे दी गई है। डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, खैर आपको चाहिए होगी फिर इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ। तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे फॉलो कर लेना है टेलीग्राम पर, और वहीं पर मैं आपको जो भी मेरे वीडियोस होते हैं उनके वीडियो लिंक्स प्लस में पीडीएफ आपको वहां पर शेयर की जाती है। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी राइट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा, सदगुरु जग्गी ईशा फाउंडेशन से एसोसिएटेड है, आपको पता होगा उनके बारे में। बोला उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है, क्या तो पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं, क्या पब्लिसिटी राइट्स होते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में आइडिया होना जरूरी है कि वहां पर हम कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हम एक तरीके से रिट ज्यूरिसडिक्शन वाला मैकेनिज्म भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो आर्टिकल 32। तो ये हमें ध्यान रख लेने हैं। टोटल हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स आज के समय है। पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था भाई कोई जमाने में हमारे पास में आर्टिकल 31 के तहत, लेकिन उसे फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में शिफ्ट कर दिया गया और फंडामेंटल राइट के तौर पे उसकी जर्नी हो गई खत्म। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी को कब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था, जरूर बताना आप ये।
तो पर्सनैलिटी राइट्स की इनकी बात कर लेते हैं। देखो, पर्सनैलिटी राइट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स का अपना अधिकार, जैसे किसी का नाम, इमेज, वॉइस, लाइकलीनेस, ठीक है, लाइकनेस, एक्सप्रेशन, सिग्नेचर, कैटाफ्रेजेस, कैच फ्रेजेस, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि दोस्तों क्या हाल है, या कोई बोलता है हेलो दोस्तों, ये कैच फ्रेजेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिंक्टिव अपनी खुद की स्टाइल, अपना ट्रेड, या ये चीजें होती हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी फीचर्स हो गए। इनका अगर कोई कॉमर्शियल मैनर में या नॉन कॉमर्शियल मैनर में यूटिलाइजेशन करता है अपनी खुद की माइलेज गेन करने के लिए, तो वहां पर आपके खुद के अधिकार आ जाते हैं कि भाई मेरे से पूछा तो सही, पूछो तो सही, कहां पर आप मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स को यूज कर सकते हो, कहां नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब एक अच्छी पर्सनालिटी बन जाते हो तो वहां पर लोग आपके कंटेंट, आपके ट्रेट को रीयूज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर फिर चीजें आ जाती हैं आपकी पर्सनालिटी राइट्स वाली। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आपके राइट टू ऑटोनॉमी एंड राइट टू डिग्निटी, जो पोर्शन है ना आपका इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, या आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आ जाता है, याद रख लेना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल स्टेटस, हमारे यहां पर एक्सप्लिसिटली पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोई कानून बना हुआ नहीं है, लेकिन बहुत से कानून हैं जहां पर पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है। समझते हैं आगे। देखो, एक तो पर्सनैलिटी राइट्स की जब बात आती है तो एक इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी जरूर आता है कि भाई मेरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, और आए तो मेरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जहां पर मेरी लाइफ को कोई खतरा ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ पे एक तरीके से अपना खुद का अधिकार है, और उसमें अगर कोई भी बिना पूछे इंट्रूजन करने की कोशिश करे, कोई भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट अगर पब्लिक करने की कोशिश करे, तो वहां पर राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा। ये मामला अगर देखें तो वैसे तो आपने सुना होगा 2017 में केएस पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया, लेकिन 1994 में राइट टू प्राइवेसी पे ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई हुई है, जिसको जो केस था आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और उसको फिर एक्सपेंशन दे दिया गया था 2017 में। इसका मतलब सिंपल है कि किसी इंडिविजुअल की ट्रेट को या इमेज या वॉइस को, इनको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनका यूज करके नए तरीके से अगर बनाने की कोशिश करो, उसकी जगह लेने की कोशिश करो, मतलब सिंपल है कि आप क्रिएट कर रहे हो डीप फेक का, तो ये एक राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच कंसिडर किया जाएगा। ऐसे में आर्टिकल 21 आपका इन्वोक हो जाता है। राइट टू पब्लिसिटी की बात कर लेते हैं। देखो, सीधी बात है, एक इंडिविजुअल जब अपनी पर्सनैलिटी को निखार लेता है, जैसे विराट कोहली की बात करो, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज और भी आपके पास में, सचिन तेंदुलकर हो, इधर फिल्म इंडस्ट्री से ले सकते हो, उनका नाम, उनकी इमेज और उनके सिग्नेचर ये बड़ी इंपॉर्टेंस वाले हो जाते हैं। उनका लोग फोटो लगा करके अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि एक इंडिविजुअल के आइडेंटिटी मार्क्स को अगर कोई पब्लिकली यूज करे अपने फायदे के लिए, तो वहां पर राइट टू पब्लिसिटी आ जाएगा। ठीक है, बात वही है मोर और लेस। इसमें क्या है, अनऑथराइज्ड मैनर में कोई यूज ना करे, एक तो ये इंश्योरेंस कर दी जाए। दूसरा, आपके लिए लॉज है यहां पर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957। जैसे अभी देखें तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने अपने नाम रजिस्टर करा रखे हैं कि भाई हमारा नाम कोई हमारे से बिना पूछे यूज ना करें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि ये ब्रांड बन गए, तो ऐसे में ये अपने नाम का कमाते हैं। तो वो चीज यहां पर इनके प्रोटेक्शन मिलती है। फिर सवाल आता है कि एक इंडिविजुअल के जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं, क्या वो डेथ के बाद में भी होता है, पॉस्टमस भी अवेलेबल होता है? तो आंसर यहां पर देखो, इसके लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं है। अगर हम देखें तो किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक लॉ है हमारे पास में, एम्ब्लेम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 1950। इसमें क्या है, कोई पर्सनालिटी बहुत फेमस रही बट उनके डिमाइस के बाद में उनके नाम, उनकी इमेजेस का गलत तरीके से कोई यूज ना करे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट है। जैसे कि गांधी जी की इमेज या गांधी जी का नाम कोई गलत जगह पे यूज ना हो, उसके लिए। तो ऐसे में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर रहे हो, उनके लिए भले ही डेथ के बाद में डिग्निटी मेंटेन करने की बात हो, या फिर यूं कहें कि उनके नाम का मिसयूज ना हो, लेकिन यहां पर हम ये कहें कि भाई पर्सनैलिटी राइट्स डेथ के बाद में भी चलते हैं, नो। क्योंकि अगर चलेंगे तो फिर गांधी जी की लाइफ में क्या चीजें चलती थी, किस तरीके से उनके खुद के पर्सनल कंडक्ट थे, वो फिर पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें देखो वहां जिंदा है तब तक आपके अधिकारों की बात हो रही है।
इसके लिए दीपा जय कुमार वर्सेस एएल विजय 2019 का केस है। इसमें यह कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स की बात करो या रेपुटेशन या राइट टू प्रिवेसी, ये सब कुछ आपकी जिंदगी है तब तक ही है, उसके बाद में कंटिन्यू नहीं करता। हां, आपके काम अगर अच्छे, आप पर्सनैलिटी बहुत हाई हो, तो उस केस में यहां पर एक एक्ट है आपके पास में जिसके चलते आपके नाम का कोई गलत यूज ना करे, इमेज को डेंट ना करे, बस वो एक अश्योरेंस देने का काम हो सकता है। अब इसके अलावा पर्सनैलिटी राइट्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में आर्टिकल 21 की जब बात आए तो देखो पर्सनैलिटी राइट्स की भी प्रोटेक्शन है, राइट टू प्रिवेसी और राइट टू पब्लिसिटी दोनों इसके अंडर में आ जाते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कॉपीराइट्स एक्ट हमारा 1957 वो प्रोटेक्शन देता है, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का वो भी, और ट्रेडमार्क एक्ट है ना, उसमें एक सेक्शन है 27, वो पासिंग ऑफ प्रोविजन भी रखता है। इसका मतलब सिंपल है कि एक कंपनी ने या एक इंडिविजुअल ने अपना कोई प्रोडक्ट तैयार किया और उस प्रोडक्ट को दूसरे इंडिविजुअल डिसरप्ट या डिस्टोर्ट करके अपने पैसे कमाने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसको रोकने का काम ये पर्टिकुलर सेक्शन कर देता है। दैट मीन्स अगेन कि कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन को ध्यान में रखते हुए आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या दूसरे की आइडेंटिटी ट्रेट को यूज करते हो, वो भी डिस्टोर्टेड मैनर में, तो वो चीज यहां पर रोकने की काम होती है ट्रेडमार्क्स एक्ट आपके 1999 में सेक्शन 27 के तहत। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर हम बात करते हैं यूथेनेशिया का। देखो कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उनके द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया है, ठीक है, मतलब सिंपल सी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एक इंडिविजुअल टर्मिनली इल है, इतना बीमार है कि अब उसकी रिकवरी होना नियर टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है चाहे कुछ भी करे। अब अगर उसको हम लाइफ टूल्स या लाइफ एड पे रखेंगे तो वो पेन में ही जिंदगी बिताने वाला है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी पैलिटेटिव कंडीशन जब हो चुकी है किसी इंडिविजुअल की, तो उस केस में वहां पर उस इंडिविजुअल को जो एक लाइफ असिस्टेंस आपने दे रखी है, लाइफ एड दे रखी है, उसको आप विड्रॉ कर लो जिससे कि वो एक डिग्निफाइड डेथ ले सके। इसका मतलब डाई विद डिग्निटी है ना, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा और एक इंडिविजुअल को पैसिव यूथेनेसिया के लिए अलाउ कर दिया। देखो यूथेनेसिया का मतलब होता है एक तरीके का ऐसा प्रोसेस जहां पर एक इंडिविजुअल जो बहुत बुरे हाल से गुजर रहा है, उसकी मतलब एक्सीडेंटली या फिर किसी भी बीमारी के चलते हैं, वो रिकवरी करने का स्कोप ही नहीं है, एकदम वेजिटेटिव स्टेट है, बिल्कुल साइलेंट। आपने गुजारिश अगर मूवी देखी हो ऋतिक रोशन की, तो उसमें ऐसा ही कुछ प्रोविजन था, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहां पर वो इंडिविजुअल अपनी डेथ के लिए यूं वेट ही करता रहता है कि भाई मैं कैसे भी करके और शांति से मेरी जिंदगी से मैं रवाना हो जाऊं यहां से। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे यहां पर ऐसे लॉज नहीं है कि भाई एक इंडिविजुअल को हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी है, लेकिन वो बचाने के चक्कर में वो कितना प्रताड़ित होता है वो पर्सन ही जान सकता है। तो ऐसे में दो तरीके से जिंदगी खत्म की जा सकती है एक प्रॉपर मैनर में। एक तो होता है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव में तो क्या होता है, लीदल इंजेक्शन या कोई भी एक एकदम ऐसी सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है उस इंडिविजुअल की जो कि बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है और वो केवल मौत का इंतजार कर रहा है, तो इसमें फिर उसकी डेथ हो जाती है उस लीदल इंजेक्शन के चलते। वहीं दूसरी तरफ पैसिव यूथेनेसिया में क्या किया जाता है कि इंडिविजुअल जो कि बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है ना, तो उसको जो सपोर्टिव असिस्टेंस दी हुई है, लाइफ सपोर्ट दिया हुआ है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। फिर वो पर्सन धीरे धीरे करके उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिके कर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे यहां पर ये जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो पैसिव यूथेनेसिया के लिए दिया हुआ है और टर्मिनली इल पेशेंट ही इसके लिए एलिजिबल होता है। वो पेशेंट जिनकी रिकवरी का कोई स्कोप नहीं दिखाई पड़ रहा है और ऐसी स्टेट आ गई जहां पर वो केवल वेट कर रहा है डेथ का। कंडीशन की बात करें तो पेशेंट के पास में समय ज्यादा ना हो या फिर यूं कहे कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट अगर आप देते हो तो वो केवल पीड़ा में ही गुजरेगी उसकी जिंदगी, तो वहां पर यूथेनेशिया अलाउ किया जाता है। बट कौन सा, पैसिव यूथेनेशिया, ये ध्यान रख लेना है। 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें 5 जजेस की बेंच ने ये कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी है ना, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज आर फंडामेंटल राइट एज पर द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर फिर पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया। और दूसरा, लिविंग विल्स के ऊपर भी काम किया गया। देखो लिविंग विल्स क्या होती है, मान लो कि एक इंडिविजुअल हेल्दी कंडीशन में है, वो आराम से सारी चीजें समझ पा रहा है, लेकिन वो लिविंग विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा है कि कल को ना अगर मेरे साथ में कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो गई जिसमें मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या जी रहा हूं क्या मर रहा हूं, ठीक है, मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में
मेरे को एक डिग्निफाइड डेथ दे दी जाए। तो ये लिविंग विल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मोर और लेस हमारे यहां पर अप्लाइड हो जाता है एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइन। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल को डिग्निफाइड डेथ मिले, वो एक यहां पर मैकेनिज्म दिखाई पड़ रहा है। फिर आता है आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1। हो क्या गया देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, देखो जी, कि आप अगर किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करते हो तो एक तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जहां पर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 दोनों आ जाता है। आर्टिकल 21 तो हम बार बार देख ही रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, डिग्निटी, पर्सनल, मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 21 में मेंशन किया हुआ, अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है या किसी को डिटेन किया जाता है, कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल बात है कि कोई लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उस लॉ में क्या चीजें लिखी हुई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल कंड्यूसिव थी, उनको ध्यान रखते हुए अगर इंडिविजुअल की लिबर्टी को रोका जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो देखो बात ठीक है। अदरवाइज लॉ में प्रोविजन नहीं किया, फिर आपने उसको अरेस्ट किया, तो वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसके अलावा आर्टिकल 22 अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट अधिकार देता है एक इंडिविजुअल को, जिसमें आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है ना, वो तो ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को आप डिटेन करते हो, कस्टडी में रखते हो, तो उस इंडिविजुअल को इन्फॉर्म जरूर करोगे। बिना इंफॉर्मेशन के आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है, जितना जल्दी हो सके उस इंडिविजुअल को पता पड़ जाए कि उसको क्यों जेल में रखा जा रहा है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगा। एक तो आप वर्ड सुनेंगे डिटेंशन, एक होता है अरेस्ट। देखो, डिटेंशन का मतलब तो होता है क्या, कि टेम्परेरी बेसिस पर किसी इंडिविजुअल को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाए और उसको फिर रख लिया जाए अपनी जेल के अंदर। ठीक है, डिटेंशन का मतलब ये हो गया, एक शक के दायरे में लेकर के। वहीं पर अरेस्ट का मतलब होता है कि आपका प्रॉपर लीगल प्रोसीजर चल रहा है, उसके तहत आपको एक कहता है ना कि कोर्ट के इंटरवेंशन के चलते लॉन्ग टर्म के हिसाब से जेल में रखा जा रहा है। डिटेंशन का मतलब आपको इसलिए जेल में रखा जा रहा है या इंडिविजुअल को इसलिए जेल में रखा जा रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े नहीं। और अरेस्ट का मतलब यह हो गया कि कहीं ना कहीं पनिशमेंट का स्कोप वहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझ के चलिएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये कहता है कि अरेस्टेड पर्सन जो होगा उसके पास में यह अधिकार है कि वो अपने प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस अपने वकील के साथ में कंसल्ट कर सकता है और खुद को डिफेंड करने के लिए वकील को हायर कर सकता है और वकील की तरफ से काम करवा सकता है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये एक इंडिविजुअल को डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डिटेंशन। अब देखो आ जाता है नेक्स्ट, राइट टू डिजिटल एक्सेस। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस गया, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस को आर्टिकल 21 का ही पार्ट बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रख लेना। अब राइट टू डिजिटल एक्सेस क्या है? देखो, हमारे देश में आज के टाइम पे डिजिटल सेगमेंट कितना एक्सपेंड हो गया, चाहे आप वेलफेयर स्कीम्स की बात कर लो, राइट, आप अगर पेमेंट करना चाहो तो यूपीआई का यूज कर लो, या फिर आपको कोई स्टडी करना है, रीडिंग करना है, कुछ लिखना है, कोई कंटेंट एक्सेस करना है, हर जगह पे डिजिटल सिनेरियो इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, ये जिम्मेदारी है स्टेट की। अब इसको थोड़ा सा राइट टू डिजिटल एक्सेस को देखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हर एक इंडिविजुअल को अधिकार है या फिर उसको कनेक्ट होने के लिए पूरी अश्योरेंस दी जाए कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सके, फिर चाहे वो इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सर्विसेज, जिससे कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो वो डेफिनेटली अपनी चीजों को एक्सेस भी कर पाएगा, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को भी यूज कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखो, एक इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आता है ना, आर्टिकल 21, उसी के तहत एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज लाइक गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर बेनिफिट, ये भी उसी का पार्ट बन गया। तो आप समझ लो कि राइट टू डिजिटल एक्सेस कितना इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। यहां ध्यान दिया गया है सब्सटेंटिव इक्वालिटी पे, मतलब ये कि इस तरीके से समाज में समानता लानी है जिसमें हम ये फोकस करेंगे कि हिस्टोरिकली कौन कौन से समाज के कौन कौन से हिस्से हैं जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहे हैं, उन लोगों को हमें आगे लाना है, उन लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, जिससे कि जिसके सामने जो चैलेंज है उन चैलेंजेस को ईज आउट किया जाए और आराम से एक इक्विटेबल सोसाइटी इंश्योर की जा सके। जैसे कि रिजर्वेशन का जो मैकेनिज्म होता है सेलेक्टिवली दिया जाता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही मैकेनिज्म यहां पर राइट टू डिजिटल एक्सेस के तहत भी इंश्योर करने की बात की गई है। इसको हम बोलेंगे सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जिसमें अफर्मेटिव एक्शंस आपके आ जाया करते हैं। फिर आगे बात करें ग्लोबली,
ग्लोबली देखो, यूनाइटेड नेशन में भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ह्यूमन राइट्स के तौर पे राइट टू इंटरनेट एक्सेस को कंसिडर किया है। इसमें एस्टोनिया ने तो 2000 में ही, फिनलैंड ने 2009 में, कोस्टा रिका ने 2010 में ही राइट टू इंटरनेट एक्सेस को एक पार्ट मान लिया ह्यूमन राइट्स का। फिर उसको अल्टीमेटली 2016 में यूएन में भी एक अप्रूवल मिल गया। सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो लाखों करोड़ों लोग आज अगर इंडिया में हम देखें तो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन के अंडर में कन्वेंशन ऑन राइट्स और पर्सनल विद डिसेबिलिटी, उसके हम सिग्नेटरी हैं। तो इंडिविजुअल जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए तो इंटरनेट एक रामबाण का काम कर रहा है। उनकी एक्सेसिबिलिटी अगर हो जाए तो कितना बेनिफिट होगा। राइट ऑफ द पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट भी है हमारा पार्लियामेंट का, वो भी मोर और लेस इस तरीके के एम्पावरमेंट पे काम करता है। तो हमारी यहां पर जिम्मेदारी बनती है, इससे डिजिटल इंक्लूजन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड लिबर्टी की बात करता है, वो भी इंश्योर होगा। जुडिशियल डिसीजन इंटरनेट को लेकर के क्या क्या है रिसेंट टाइम या डिजिटल राइट्स को लेकर के ध्यान से देख लो। एक तो केस है 2020 का, अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक्सेस टू इंटरनेट को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता ना, उसके तहत कंसीडर किया है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जिसमें राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन है ना, उसके तहत भी इंटरनेट, क्योंकि आजकल इंटरनेट के थ्रू आपका बिजनेस बहुत ज्यादा रन हो रहा है, तो ये एक दोनों आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत इंक्लूड हो जाता है। वहीं पर केरला का एक केस है फहीमा शरीन और आरके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्रिवेसी जो कि आर्टिकल 21 है, इन दोनों के तहत इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसीडर किया, राइट टू इंटरनेट एक्सेस एंड राइट टू हैव डिजिटल एक्सेस। तो ये अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। एक और केस है 2017 का, साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का। इसमें कहा था कि इंटरनेट अगर कोई यूज करता है एक इंडिविजुअल, तो उसके सामने ये जो एड आता है ना पॉपअप कर करके, बोले इन इलीगल एड्स को रोकना भी प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहां पर एक इंडिविजुअल अगर इंटरनेट एक्सेस करता है तो राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन के तहत यूज कर रहा है, और वहां पर अगर दूसरे कंटेंट इलीगली अगर घुसते हैं तो वहां पर उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए काम कर रहा है तो उसको इंटरप्शंस ना हो। तो इस तरीके से ये हमें थोड़ा सा और ध्यान रख लेना है राइट टू डिजिटल एक्सेस के बारे में। अब हम बात करते हैं राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड्स के बारे में। देखो आर्टिकल 21 का ही पार्ट बना दिया गया है राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड का। सीधी बात है, बढ़िया रोड रहेगी तो एक व्हीकल चलेगा, तो वहां पर प्रॉब्लम्स मिनिमम होगी नहीं। हमारे देश में खड्डे बहुत ज्यादा हैं रोडों पे, और उसके चलते लोग एकदम से आकर के ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो पीछे वाला आकर के ठोक देता है, और अगर पीछे आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आपके व्हीकल का डैमेज होना रहता है। अभी देखो जिस तरीके से, शायद दिल्ली का ही केस था वो, ठीक है, एक खड्डा खोदा हुआ था, ठीक है, वहां पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ था कि भाई यहाँ पर खड्डा खुदा हुआ है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए कुछ आपने डीडीए की तरफ से कोई लेयरिंग लगा दी हो। वो बंदा जाकर के बाइक से ऑफिस से छूटा ही था, घर पहुंचने वाला था, और जाकर के खड्डे में गिर गया, और खड्डा भी बहुत गहरा था, बाइक के साथ ही बंदे की डेथ हो गई वहां पे। तो घर वाले तो वेट कर रहे हैं और बंदा वहां पर, तो राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया ना ये। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझना है। राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड की बात करें तो नेचर के हिसाब से देखें तो देखो राइट टू मोटरेबल रोड की अगर बात, सेफ और मोटरेबल रोड है ना, ये ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं, और हर एक दिन हम मोबिलिटी इंश्योर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कम्यूट करते रहते हैं, तो वहां पर हमारी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहां पर अगर अनसेफ रोड होगी, मतलब डैमेज रोड होगी, तो वो तो खतरा है ना जिंदगी को। ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई आप कंस्ट्रक्ट करो, डेवलप करो और मेंटेन करो प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है हमारा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत, जहां पर हम हमारे देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि मान लो आप ट्राइबल एरिया में जाकर के कहो कि यहाँ तो मैं मेरा होटल खोलना चाहता हूँ, या नेशनल पार्क में चाहो कि मैं तो यहाँ पर मेरी डेजर्ट ये क्या जंगल सफारी का प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, तो वहां पर देखो चीजें रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो तो ये देखने वाली बात है कि कहाँ दूसरे लोगों के अधिकार कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। देखो सीधी बात है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? आपके अधिकारों के ऊपर
वो एक लगाम जिसके चलते दूसरों के अधिकार कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, तो यहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबली मैनर में काम करना होता है, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा ये पूरा केस था उमरी पूप प्रतापपुर यूपीपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड और अगेंस्ट में था मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कि भाई कैसे भी करके रोड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड्स को आर्टिकल 21 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है, समझ लेना। फिर आता है राइट टू एक्सेस जस्टिस। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इट्स नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि आपका अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यहां पर हमें देखना होगा कि जो जस्टिस लेने का अधिकार आपका है उस पर भी कुछ रेगुलेशंस लगती हैं, कुछ लिमिटेशंस लगती हैं। सबसे पहले राइट टू एक्सेस जस्टिस के तहत किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान रख लेना। एक्सेस, सबसे पहले तो एक्सेस टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, इनकी एक्सेसिबिलिटी आपकी प्रॉपर रहे। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी सोसाइटी के सेक्शन से बिलोंग करते हैं और आप लोगों को जल्दी से कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा आपकी प्रॉब्लम के चलते हैं, जबकि एक्सेसिबिलिटी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद में फेयर ट्रायल्स हो, जहां पर आप अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने एडवोकेट, वकील को आगे कर सकते हो, भाई हमारा केस लड़ो। फिर प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन हो, बातचीत हो जाए। फिर उसके बाद में आपके फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनका प्रमोशन हो, उनके तहत आपको प्रोटेक्शन मिले। जब ये सारी चीजें फुलफिल हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस एंश्योर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में, समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, देखो, कि ये जो राइट टू एक्सेस जस्टिस है, राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत ही आ जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का पार्ट हो गया ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी कहीं ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे था, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्पेशल लीव पिटीशन को रोक दिया। अब इसको थोड़ा डिसमेंटल करके आपको मैं समझाता हूं कि क्या है पूरा मैकेनिज्म। देखो, अगर कोई भी लोअर कोर्ट है या कोई भी हाई कोर्ट है, वहां पर कोई ऐसा जजमेंट आ गया जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका इंपैक्ट पब्लिकली बहुत ज्यादा होने वाला है और लीगल कॉज वहां पर इन्वॉल्व है, तो उस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सीधा उस केस को अपने खुद के सामने एंटरटेन करना के लिए यस कर देता है आर्टिकल 136 के तहत। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मामला बड़ा गंभीर है, बहुत जरूरी है, तो लाइए हम लोग सुन लेते हैं। ये जो अप्रोच होती है डिस्क्रिशनरी होती है सुप्रीम कोर्ट की, और इसे ही बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट अपील के लिए यस कहे या नो कहे, लोअर कोर्ट यस कहे या नो कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट सीधा अपील को एक्सेप्ट कर ले विदाउट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ स्टेटस एंड अप्रूवल ऑफ द लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स। तो उस केस में वो स्पेशल लीव पिटीशन कहलाती है, समझ गए। तो स्पेशल लीव पिटीशन का जो मैकेनिज्म और डिस्क्रिशनरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया कि भाई सॉरी, हम आर्टिकल 136 यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। यहां पर हमें देखना होगा कि जो मामला है वो इतना ज्यादा संगीन नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट बाकी केसेस को छोड़ करके इसको इमीडिएटली ले इसके ऊपर सुनवाई करे, राइट। अब राइट टू जस्टिस क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। राइट टू एक्सेस जस्टिस की बात करें तो ये मोर और लेस आप यूं मानो कि एक एलिमेंटरी रूल ऑफ लॉ का, जिसके आधार पर हम हमारे संविधान को मान के चलते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि का विधान, कानून जो चल रहा है उसके हिसाब से सिस्टम का चलना, जहां पर ट्रांसपेरेंसी, फेयर लीगल सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जहां पर एक इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होती है। इसके तहत आप देखोगे राइट टू एक्सेस जस्टिस में ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आ जाया करते हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहते हैं ना जस्टिस की प्रमोशन की जब बात आती है, न्याय की प्रमोशन की, तब हम हमारी प्रीएम्बल में भी देखते हैं जहां सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करने की बात होती है। इसमें पॉलिटिकल जस्टिस के लिए तो हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि जस्टिशिएबल भी है, जिनको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो। वहीं पर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात आए तब आपके पास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आ जाते हैं। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने को एक्सप्लिसिटली तो नहीं मिलेगा कि अलग से ही कोई आपको राइट टू एक्सेस जस्टिस का प्रोविजन है, लेकिन इंप्लिसिटली आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आर्टिकल 13 है, वो कहता है कि कोई भी मतलब एक्ट ऐसा बना दिया गया या कोई भी रूल रेगुलेशन ऐसी आ गई जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चला जाए,
तो देखो उसको वहां पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल के राइट्स या एक इंडिविजुअल की जो सिटीजन की जिसको जो जस्टिस की रिक्वायरमेंट है या जस्टिस डिजर्व करता है, उसको वहीं पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि यहां पर स्टेट आर्बिट्रेरीली कुछ भी नहीं कर सकता, मनमानी कुछ नहीं कर सकता। आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। इसका मतलब अगेन एक इंडिविजुअल को सबके बराबर ही रखा गया है, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये एक्सेस टू जस्टिस का प्रोविजन है। आर्टिकल 21 ये तो ऑलरेडी देख लिया, राइट टू एक्सेस जस्टिस है, वो तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी का तहत आ जाता है। और आर्टिकल 32 तो देखो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है कि एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे वायलेशन हो तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगा सकते हो। तो ये मोरलेस आपको जस्टिस दिलाने के लिए, आपके अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में जो पार्ट 4 है जिसके तहत हमें डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है, उसमें आर्टिकल 39A है ना, वो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल अगर थोड़ा कमजोर है फाइनेंशियली तो उसको फ्री लीगल एड देने का भी प्रोविजन है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो भी इसीलिए काम करती है। कहने का मतलब एक इंडिविजुअल अगर कमजोर है उसको न्याय ना मिले ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, अगर कमजोर है तो उसके लिए रिसोर्सेज की फैसिलिटी अवेलेबल कराना सरकार या स्टेट की जिम्मेदारी होगी। ये डीपीएसपी के तहत आप देख सकते हो। इसी तरीके से आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट्स का प्रोविजन करता है, और आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट्स की तरफ से सीधा आपको अपनी जस्टिस एक्सेस करने का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। अब हम थोड़ा सा रूलिंग्स की बात कर लेते हैं राइट टू एक्सेस जस्टिस से संबंधित। तो एक केस है 2016 का, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एक्सेस जस्टिस जो है वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, जहां पर एक इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और दूसरा उस इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ का ही पार्ट राइट टू एक्सेस जस्टिस आ जाता है। इसमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स को देखा गया है। नंबर 1, एक तरीके से आपके पास में प्रॉपर इफेक्टिव एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, मतलब आपकी जजेस की फैसिलिटी, आपके कोर्ट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, वहां पर फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, एक इंडिविजुअल जाकर के अपनी गुहार इजीली लगा सके। इसके अलावा स्पीडी डिस्पोजेबल और डिस्प्यूट, जल्दी से जल्दी न्याय दी जाए, जो कल्प्रिट है उसको पनिश किया जाए, और जो नहीं है, जो विक्टिम है, उसको वहां पर बरी किया जाए और उसको कॉम्पनसेशन दिलाने तक का भी काम करने का प्रोविजन किया जाए। और साथ में साथ जस्टिस सिस्टम शुड बी अफोर्डेबल। तभी तो आप देखो आर्टिकल 39A के तहत क्या कह दिया कि अगर किसी के पास में वकील करने की क्षमता नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया जाए, जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को खुद को डिफेंड करने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। ये ऑलरेडी हम अच्छे से देख रहे हैं आर्टिकल 20 एंड 22 के तहत। ठीक है जी। इसमें आप देखो बुद्धि कोटा सुब्बाराव वर्सेस के पारासरन, ठीक है, ये 1996 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि राइट टू एक्सेस जस्टिस है ना, इसके चलते एक इंडिविजुअल एक कोर्ट में गया, वहां से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर अपील कर दी, फिर दोबारा से उसी केस को वहीं पर रिव्यू पिटीशन डाल करके कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एक्सेस जस्टिस है ना, इसके चलते एक इंडिविजुअल मन में जितनी बार जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकता। ऐसे तो आप जुडिशरी को केवल एक कहता है उलझा के रखने का काम कर रहे हो। पॉइंट यह है कि अगर आप एक जजमेंट के खिलाफ में जाकर के आप रिव्यू कराना चाह रहे हो या फिर उसी जजमेंट को चैलेंज करना चाह रहे हो, तो पिटिशनर को या फिर जो भी क्वेश्चन करने वाला कैंडिडेट है जो अपनी राइट टू एक्सेस जस्टिस को एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पास में नए एविडेंसेस लेकर के आए, क्योंकि पुराने वाले एविडेंसेस के बेसिस पे तो आपका जो केस है वो फाइनलाइज हो ही गया ना। अब अगर नए तरीके से या फिर आपके पास में कुछ ऐसा प्रूफ हो कि वो पहली वाली बातों को आप गलत साबित कर दो जिससे कि फेवर में आपके जजमेंट आ जाए, तो उसके लिए आपको न्यू एविडेंसेस लेके आना होगा, जिससे क्या होगा, ये जुडिशियल फाइनलिटी कहीं ना कहीं इंश्योर हो पाएगी। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, पिटीशन पे पिटीशन लगाते रहेंगे, केस पे केस चलता रहेगा, नहीं जी मेरे को तो न्याय नहीं मिला, फिर उसके अंदर एक ही केस में उलझा रह जाएगा। तो ये चीज फिर ठीक नहीं है, आपके पास में सबूत अच्छे से होने जरूरी है। समझ गए? तो राइट टू एक्सेस जस्टिस को क्या बोल दिया, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेशल पिटीशन लीव। ये मैंने बताया, अगर कोई मामला सब्सटेंटिव लीगल इशू से रिलेटेड है, कोई परसीव्ड इनजस्टिस की, मान लो लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई जल्दबाजी में गलती कर दी हो, या फिर हाई कोर्ट ने यह कह दिया हो कि भाई हमारे जजमेंट के खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल ही नहीं सकते और मामला बड़ा संगीन है, तो उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत
अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे सीधा एंटरटेन कर सकता है, वहां पर सीधा उस जजमेंट को, उस केस को लेकर के सुनवाई कर सकता है, फिर चाहे वो कोर्ट कोई भी हो, छोड़ करके मिलिट्री कोर्ट। ये ध्यान रखना है हमें, समझ गए? तो ये डिस्क्रिशन का जो मैकेनिज्म है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाँ या ना कर सकते हैं, और इस केस में हमने देखा स्पेशल लीव पिटिशन में मना किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फिर आता है फुटपाथ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि एक इंडिविजुअल को प्रॉपर अगर फुटपाथ मिल जाए, और वो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट अगर है, तो उनके पास में मतलब मोबिलिटी इजी गोइंग हो, कम से कम शहरों के अंदर, वो होना जरूरी है, और इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसिडर करा दिया आर्टिकल 21 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस हैं फुटपाथ को लेकर के, वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू सेफ एंड एक्सेसिबल फुटपाथ जो है, वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट बताया है। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने यहां पर क्लियर गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करे, जिससे कि प्रॉपर फुटपाथ को मेंटेन किया जाए, और जो ये एक्सेसिबल इंडिया जैसा कैंपेन है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए, राइट। इसके अलावा सेफ एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड वॉकिंग स्पेसेस शहरों के अंदर तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक के चलते, आपको पता है। जहां जहां पर फुटपाथ की कमी होती है, रोड अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते, तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं, इंजरीज भी बढ़ती चली जाती है। अब थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स को देख लेते हैं। देखो राइट टू लाइफ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। अगर आपको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एनफोर्स करवाना है, जिनको फंडामेंटल राइट के तौर पे भी पार्ट 3 के तहत हम बोलते हैं, तो आपके पास में आर्टिकल 32 है, जहां सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 5 डिफरेंट रिट्स के बेसिस पे, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। ध्यान रखने वाली बात है कि आर्टिकल 226 के तहत जितनी रिट्स लगती हैं, वो आर्टिकल 32 से कई ज्यादा है, क्योंकि आप आर्टिकल 32 में केवल और केवल पार्ट 3 जो है उनके इश्यूज को ले जा सकते हो, एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। जबकि आर्टिकल 226 में आप लीगल लॉज हैं, आपके जो डिफरेंट लेजिस्लेशन है, उनमें जो अधिकार दिए हुए हैं, उनको लेकर के भी आप रिट लेकर के जा सकते हैं हाई कोर्ट में। आपने सुना होगा कि कहीं पर एग्जाम कंडक्ट होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, तो रिट्स लगा दी जाती है, तो वो कहां लगती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। इसीलिए रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स का आपको ज्यादा दिखेगा, मतलब 226 में रिट्स का प्रोविजन आपको 32 के कंपैरिजन में ज्यादा दिखेगा। यहां पर आप राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, इनसे डीलिंग कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ लीगल राइट्स, ऑर्डिनरी लॉज, कोई भी लेजिस्लेशन लाया गया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर उनकी तरफ से, तो उसके बेसिस पर जो लॉज बनते हैं, उनके आधार पर अगर कोई राइट्स मिल रहे हैं, तो वो आपके लीगल राइट्स हो जाएंगे। इन केसेस को आप ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ले जाया जा सकते हो। यहां पर रिट्स के बेसिस पर हो ऐसा नहीं, आप उस पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पे भी अपना केस रजिस्टर करा सकते हो। जैसे कि राइट टू वोट है, वो आपको राइट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, उसके तहत आपको यह अधिकार मिला है। राइट टू एक्ट 2005 आरटीआई, उसके तहत आपका अधिकार कोई वायलेट हो रहा है, तो आप ऑर्डिनरी राइट के तहत उसको क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। देखो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करो आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल जिसको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते जेल में डाला है, वो इसलिए डाला है क्योंकि स्टेट या फिर पुलिस के पास में इतने एविडेंसेस नहीं है कि उस इंडिविजुअल को पनिश करवा सके। तो थोड़ा सा एक तो प्रिवेंशन और प्यूनिटिव अप्रोच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैंने बताया टेम्परेरी अरेस्ट, ठीक है। तो डिटेंशन का मतलब, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब एक इंडिविजुअल पे डाउट हुआ कि अगर ये पब्लिक डोमेन में रहा तो ये पता नहीं क्या क्या काम करवा देगा, इसकी प्रेजेंस ही पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डाउट ओनली, सस्पिशन बेसिस, ठीक है। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि आपने कुछ होने से बचा लिया। वहीं पर प्यूनिटिव डिटेंशन या अरेस्ट, इसकी बात करें तो एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया और उसके बाद में आपने उसको जेल में डाला, राइट। तो क्राइम होने के बाद में किसी को जेल में डाल रहे हो और क्राइम से पहले, तो दोनों का डिफरेंस ही आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भाई अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे हो, टाइमली बेसिस पर किसी को बेल नहीं देते हो, और उनसे बचने के लिए कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठा ले, तो ऐसे में उठा करके उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जेल पे डाल दो, तो ये बात बोले ठीक नहीं है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर देखें तो केरला हाई कोर्ट का 2024 का ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने किसी इंडिविजुअल के प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक तरीके से अप्रूव किया था। केरला का एक एक्ट है, केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2007, उसमें एक इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करने के बाद में
किस लिए अरेस्ट किया गया? कि वो अगर समाज में रहेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये तो मामला थोड़ा सा समझने वाला है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वैसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना बहुत गलत बात है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई रिसेंटली ये कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को ध्यान रखते हुए ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ जाओ। ऐसा नहीं कि आपने उठाया किसी को जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को रेगुलेट करने का काम कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 21 जहां पर राइट टू लाइफ आ गया, लिबर्टी आ गया, और आर्टिकल 22 जिसमें सीधी बात है कि एक बंदे को पता होना चाहिए कि उसको क्यों आपने अरेस्ट किया है। अगर वाकई में पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मना नहीं किया, लेकिन क्या कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आप जाइए। आप ऐसा नहीं कि हर किसी को उठा करके फिर जेल में डाल रहे हो कि भाई इसकी इस वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा। की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कभी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जगह नहीं ले सकता। दैट मींस प्रॉपर मैनर में पुलिस, जुडिशरी और जेल तीनों को मिलकर के काम करना होगा। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका कन्विक्शन होना चाहिए, तब उसको आप डिटेन करो, उसको जेल में डालो। वो तो फिर आपकी प्यूनिटिव अप्रोच भी हो गई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो गया आपका। लेकिन आप इंडिविजुअल को केवल शक के दायरे में आकर के डाल देते हो कि नहीं इसकी वजह से हुआ होगा या हो सकता है, तो वो चीज बोला है मोर और लेस गलत है। फिर इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर को चेक करो। पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या वाकई में वो इंडिविजुअल खतरा है? अगर आपके पास में प्रॉपर रीजनिंग नहीं है तो क्यों उसको डिटेन कर रहे हो? अगर वाकई में समाज के लिए खतरा बन सकता है तो भले ही फिर उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से प्यूनिटिव जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए उसकी बजाय आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ जा रहे हो, तो ये वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है। मतलब कानून का हॉलिस्टिक मैनर में वायलेशन है। एक तो होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून जो बना उसके हिसाब से आप कार्यवाही करो, और एक होता है कानून खुद क्या कर रहा है। कानून खुद सब्सटेंटिवली किस प्रोसेस के बेसिस पे बना है, क्या उसके अप्रोचेज हैं और कैसे फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो ड्यू प्रोसेस वाला जो मैकेनिज्म है कि खुद लॉ का भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि उसके अंदर भी तो कोई वायलेशन तो नहीं है। तो ये चीजें मोर और लेस वायलेट कर जाएंगी पूरे मैकेनिज्म को। सबसे इंटरेस्टिंग कि यहां पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, स्टेट की तरफ से, पुलिस की तरफ से मनमानी नहीं होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शनैलिटी, इसका मतलब मैंने बताया कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड लिबर्टी आपका प्रोविजन है। तो वहां पर एक इंडिविजुअल को अगर आप डिटेन कर रहे हो तो आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांस, पूरा एकदम प्रॉपर उसका कहते हैं ना लिटमस टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ जाओ। इसमें आप देख लो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आपने एक इंडिविजुअल को बिना किसी ट्रायल, कोई सुनवाई के नहीं, ना उसको दोषी पाया गया, पर आपने उसको जेल में डाल दिया। केवल और केवल क्या है? सस्पिशन की डाउट है भाई, अगर ये रहा तो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देगा। इसके लिए अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में साफ साफ ये दिया हुआ है कि अगर किसी इंडिविजुअल को आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्या प्रोटेक्शन? पहली चीज तो उस इंडिविजुअल को जब तक कन्विक्ट नहीं किया जाता उसके साथ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ की जा रही है तो वहां पर यह देखने वाली बात है कि क्या वाकई में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा रही है आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत, तो क्या वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा था? क्या वो स्टेट सिक्योरिटी के लिए खतरा था? अगर था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्रूव्ड, अदरवाइज नहीं। एक बार अगर किसी इंडिविजुअल को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा गया है जेल में आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत, तो आर्टिकल 22 का ही क्लॉज 4 ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बार के लिए सिर्फ 3 महीने की रहेगी, और डिपेंड करता है कि 3 महीने भी कब? जब एक एडवाइजरी बोर्ड उसको देखे कि हाँ वाकई में उस एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि जेल में रखना ठीक है, ये बंदा वाकई में खतरा साबित हो सकता है समाज के लिए। इसके अलावा एडवाइजरी बोर्ड जो होगा उसकी कंपोजिशन आप देखो, यहां पर जो मेंबर्स होंगे वो कम से कम ये क्वालिफिकेशन लेके चलेंगे, या तो हाई कोर्ट के जज हैं या फिर हाई कोर्ट के जज बनने की क्षमता रखते हैं। तो वो लोग अपना ओपिनियन देंगे ना, तब प्रिवेंटिव डिटेंशन कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज फिर रिलीज भी करना पड़ता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रोविजंस कर सकते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई मामला हो, फॉरेन अफेयर से कोई रिलेटेड मामला हो, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए लॉ बना सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो कितने लॉज बने हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
2019 पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये बना हुआ आपका मोर और लेस एक इंडिविजुअल को पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का डर अगर हो तो उसको जेल में डाला जा सकता है सस्पेंशन के बेसिस पे, डाउट के बेसिस पे। फिर इसके अलावा आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, उसमें स्मगलिंग को इनको रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है। तो ये लॉज हैं जो मोर और लेस पार्लियामेंट ने पास किए हैं। तो ये प्रोविजन हमारे पास में ऑलरेडी है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात, इनका यूज जब हो तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होना चाहिए। आप प्रॉपरली जो भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उनके बेसिस पे डिसाइड करो, ना कि केवल सस्पिशन के बेसिस पे कि इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, राइट। फिर आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में डिफरेंस। वैसे तो बातों में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेके चलते हैं तो उसका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का क्या प्रोसेस है, उस बंदे को पता होना चाहिए कि नहीं। देखो इसमें ऐसा है कि पता तो होना चाहिए जिस भी इंडिविजुअल को आप डिटेंशन में लेके जा रहे हो, जिसको डिटेनी या डिटेन्यू बोल दिया जाता है, उसको पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो इंफॉर्मेशन गलत चली गई तो फिर बताना जरूरी नहीं है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा सेंसिटिव है। वहीं पर प्यूनिटिव डिटेंशन, ये अधिकार है, अगर किसी को पनिशमेंट के चलते डिटेन कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्यों इन्फॉर्म किया गया है, ये एब्सोल्यूट राइट है। इसका मतलब एक इंडिविजुअल को अगर प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जा रहा है तो बताना जरूरी है कि उसने क्या क्राइम किया है जिसके चलते वो जेल में जा रहा है या जा चुका है। लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपने केस को लड़ाने के लिए वकील हायर करने की मिलनी चाहिए। लेकिन प्यूनिटिव डिटेंशन में यह अधिकार है एक इंडिविजुअल का, राइट टू कंसल्ट बाय डिफेंडेंट बाय कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब वकील आपका होगा और आपको करने का पूरा अधिकार है अगर प्यूनिटिव डिटेंशन की हम बात करें। वहीं पर एप्लीकेबिलिटी सेफगार्ड की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये तो सिटीजन्स और एलियन इन दोनों पे अप्लाई होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी जाती है कि भैया हमारे देश का है या विदेशी है तो गलत नहीं होना चाहिए इनके साथ में कुछ भी। वहीं देश देखा जाए तो प्यूनिटिव डिटेंशन है, उसके सेफगार्ड्स हैं, है ना, वो एलियन एनिमीज के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे पाकिस्तान का कोई इंडिविजुअल है, उसको अगर हमारी जेलों में डाल दिया गया, उसको पनिशमेंट, उसका कन्विक्शन हो रहा है, तो वहां पर फिर उसको सेफगार्ड नहीं मिलेंगे, फिर किसी भी लेवल का उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है। समझ गए, क्योंकि एनिमी एलियन हो गया ना, वो क्या पता क्या सोच के आया था इंडिया में। गेटिंग माय पॉइंट। चलो फिर नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखो लाउड स्पीकर्स जो हैं या जो साउंड सिस्टम है ये वर्शिप के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है, चाहे किसी भी रिलीजन को उठा करके देख लो, ठीक है। तो ऐसे में हमें ये समझना है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का ये कॉन्सेप्ट है कहां से आया। देखो 1954 में 7 जजेस की बेंच ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि धर्म के साथ में रिलीजियस एक्टिविटीज से संबंधित कोई भी ऐसा काम जो कि उसका इंटीग्रल पार्ट है तो वो देखो एसेंशियल है, और जो इंटीग्रल नहीं है वो नॉन एसेंशियल कंसिडर कर दिया जाएगा। क्योंकि एक रिलीजन की आइडेंटिटी तब मेंटेन होती है जब वो प्रैक्टिस में एकदम प्रॉपर्ली आता है, तो रिलीजन भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और पब्लिक ऑर्डर को भी प्रॉब्लम ना हो। समझ गए। तो जुडिशरी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यहां पर इस पर्टिकुलर केस के तहत, शिरूर मठ केस है इसमें, कि हमें एक लाइन बनानी होगी कि कौन सी प्रैक्टिसेस एसेंशियल है किसी भी रिलीजन के लिए और कौन सी नॉन एसेंशियल है। तो यहां पर ये लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम और ये क्या है, किसमें कैटेगराइज कर दिया, नॉन एसेंशियल में। ध्यान रख लेना। अब समझते हैं क्या है इस डॉक्ट्रिन का पूरा मैकेनिज्म। एक तो क्या है कि कोर बिलीफ होता है, किसी भी धर्म के फॉलोअर, रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, उनकी कोर बिलीफ को डेंट ना पहुंचे। दूसरा, स्टेट इंटरवेंशन क्यों यहां पर अलाउ किया गया। मान लो कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि मोर और लेस नॉन एसेंशियल कंसीडर कर दी गई है, ठीक है, या फिर वो किसी भी रिलीजन के साथ में इंटीग्रल नहीं है, या फिर यूं मानो कि लंबे समय से उस प्रैक्टिस में नहीं आ रही है उस रिलीजन के, तो फिर उनको रोकने की जब जरूरत आए, मानो कि कहीं पे पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम आ रही है, दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में मोर और लेस फिर नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्टेट रेगुलेट कर सकता है? आंसर इज नो। नॉन एसेंशियल को यस। फिर आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कोर्ट ने तो सीधी बात है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है कि रिलीजन का जो एक ट्रेट है, एट्रीब्यूट है, वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जो
बिना मतलब अपनी इच्छा से ही कोई चीज ऐड करते चले जा रहे हैं और रिलीजियस बताते चले जा रहे हैं, तो उनको रोकने का कोर्ट का यहां पर अपना रोल है। जुडिशियल रोल, क्या चीजें चेक करेगा मतलब कोर्ट, कि भाई ये रिलीजियस एक्टिविटी एसेंशियल है कि नहीं। सबसे पहले क्या वो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, क्या वो हिस्टोरिकली इंटीग्रल है उस पर्टिकुलर रिलीजन के साथ, या फिर उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर उस पर्टिकुलर काम को करना पसंद करते हैं या कर रहे हैं, तब जाकर के ये सारी इक्वेशन फाइनलाइज की जाती है। इसका एग्जाम्पल देख लो, सबरीमाला केस 2018, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्या देखा कि जो महिलाएं हैं, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज होती है 10 से 50 साल की उम्र की, तो उनको वहां पर एंट्री के लिए मना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीजें मोर और लेस बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप हो गई, तो ऐसे में फिर उस केस में अपना जजमेंट दिया। फिर अयोध्या केस की बात करें तो उसमें यह कह दिया कि इस्लाम में कहीं पर भी मॉस्क का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, आप नमाज कहीं पर भी बैठ के अदा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के तहत कंसिडर किया जाता है। तो ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन हो गया आपका एसेंशियल रिलीजियस एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस। फिर आता है आपका सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। देखो तेलंगाना जो है वो हमारे देश का पहला स्टेट बन गया जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन किया गया, मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। सिंपल है, रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से देखे तो आज तक चलता आ रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा कुछ कम्युनिटीज को यह, और ज्यादातर कम्युनिटीज हैं उसका फायदा नहीं ले पा रही हैं जो रिजर्वेशन डिजर्व करती हैं। तो ऐसे में शेड्यूल्ड कास्ट को 3 कैटेगरीज में, ग्रुप 1, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया। इसमें क्या कहा है, ग्रुप फर्स्ट में 15 कास्ट होंगी, जिसको जितना एससी रिजर्वेशन उसका 1% वाला हिस्सा है वो दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा फायदा उठा चुके हैं, तो अब उनको ज्यादा फायदा देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी कास्ट हैं 18 के लगभग जिनको थोड़े से रिजर्वेशन की भी जरूरत है, ठीक है ना, तो उन लोगों को फिर बाद में ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है, उनको रखा है 9% वाली कैटेगरी के अंदर। और 26 कास्ट ऐसी है जिन्होंने बहुत फायदा उठा लिया रिजर्वेशन का, तो उनको थर्ड कैटेगरी में डाल दिया और उनको कहा कि आपको 5% जो स्कोप रहेगा रिजर्वेशन का उसी में सीटें एलोकेट की जाएगी। तो कहने का मतलब ये टोटल 15% के लगभग रिजर्वेशन एससी के लिए है तेलंगाना में, तो उसको एक तरीके से डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई कौन सी कम्युनिटी ने ज्यादा फायदा उठा लिया, कौन सी ने नहीं उठाया एससी में रहते हुए, तो अकॉर्डिंगली वेटेज क्लासिफाई कर दिया। बहुत ही वेलकमिंग कदम है ये वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इससे रिफॉर्म्स विद द टाइम आते रहना जरूरी है। तो इसको देखो इंप्लीमेंट किया गया जस्टिस शमशेर अख्तर कमीशन, जो कि 1 मैन कमीशन था, उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो सब क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ब्रॉडली जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, ये देख करके कि सोशो इकोनॉमिकली अभी भी कौन आगे है कौन पीछे, जो आगे है उनको कम करो रिजर्वेशन में, जो कम है उनको आगे दिया जाए। तो मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स इंश्योर किया जाए। पर्पस फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना। नीड, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर नहीं करेंगे तो जिन लोगों के पास में ऑलरेडी एडवांटेज पहुंचा हुआ वो और ज्यादा एडवांटेज लेते चले जाएंगे। ये मानो कि ओबीसी में जिस तरीके से क्रिमिलियर का जो कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही कुछ यहां पर डाल दिया गया कि जिनके पास में ऑलरेडी रिजर्वेशन बेनिफिट्स पहुंच गए वो तो अच्छी खासी कंडीशन में ऑलरेडी हैं, अब उनके बच्चों को और रिजर्वेशन देना कहां का न्याय है। न्याय है कि जो बच गए उनको बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि ओबीसी में एनसीएल को दिया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट जनरली वो कम्युनिटीज हैं जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रही हैं, जिनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा और समाज में भी बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी कास्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे कि किस स्टेट में वो शेड्यूल्ड कास्ट होगी या किस यूटी में वो शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे ऑब्जर्व की जाएंगी। फिर आता है उर्दू लैंग्वेज का मामला। देखो सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को अपहेल्ड किया है। देखो होता क्या है कि जो पट्टूर है ना महाराष्ट्र में, वहां पर म्युनिसिपल जो बोर्ड है, म्युनिसिपल बोर्ड ने उर्दू में कुछ साइनेज लिखे थे, जैसे हिंदी इंग्लिश और ऐसे हम लिखते हैं ना कि इस तरफ ये कॉलोनी आ गई, ये रास्ता आ गया, इस तरीके से, तो वहां पर उर्दू भी यूज कर ली। तो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि उर्दू क्यों यूज की, ये तो रिलीजियस आइडेंटिटी वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उर्दू भी इंडियन फैमिली जो है, इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, उसी का पार्ट है, तो इसको आप अलग तरीके से ना देखें। तो उर्दू की बात करें, उर्दू इंडियन बताई गई कोर्ट के द्वारा। उर्दू को गलत तरीके से देखा जाता है कि फॉरेन लैंग्वेज है, नहीं, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से ही बिलोंग करती है। जैसे कि हम हिंदी और मराठी को देखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही उर्दू भी इसी फैमिली की पार्ट है। लिंग्विस्टिक राइट्स की बात करें तो उर्दू जो म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा यूज की गई है वहां पे, तो ये हमारे देश में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत प्रोटेक्शन लेके चलती है।
और दूसरा, लैंग्वेज और रिलीजन दोनों का आप कैसे इक्वेट कर सकते हो, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। उर्दू अपने आप में एक यूनिक लैंग्वेज है, अपनी आइडेंटिटी लेकर के चलती है। अब यहां इशू क्या आता है मैं बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कर दिया, उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर कर रखा है, तो इसके चलते उर्दू के लेकर के वो टैग लगा हुआ है कि हाँ ये तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर देश और रिलीजन से एसोसिएटेड है, बट ऐसा कुछ है नहीं, वैसे लैंग्वेज है ये, ठीक है। लीगल रेलेवेंस की बात करें तो उर्दू ओरिजिन वर्ड्स हैं, आज भी हम बहुत सा, अदालत हो गई, हलफनामा हो गया, पेशी हो गई, ये शब्द उर्दू के ही हैं सारे, ठीक है। फिर आ जाओ उर्दू लैंग्वेज की वैसे स्टेटस की बात करें, हमारे देश में 122 मेजर लैंग्वेजेज है, जिनमें 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज है, और उर्दू जो है वो छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8 शेड्यूल है उनमें 22 में से एक है ये उर्दू, ठीक है। और सबसे ज्यादा उर्दू स्पीकर्स कहां मिलेंगे आपको, कर्नाटका में। 10.83% ऑफ कर्नाटका पॉपुलेशन उर्दू प्रेफर करती है। और दूसरा, कई ऐसे स्टेट्स और यूटीज है जहां पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जैसे कि तेलंगाना। तो थोड़ा सा उर्दू का भी ध्यान रख लेना है रिलीजियस राइट्स के मामले, आई मीन लिंग्विस्टिक राइट्स की भी अगर बात करें तो। नेक्स्ट देख लेते हैं कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया। देखो रिसेंटली क्या होता है, तमिलनाडु का जो शिवगंगा रीजन है ना, वहां पर एक कस्टोडियल डेथ हुई। इसका मतलब पुलिस की कस्टडी में रहते हुए एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई। और ये शो करता है कि पुलिस कितना ज़्यादा टॉर्चर करती है, कितना ज़्यादा इम्प्यूनिटी दिखाती है जब एक इंडिविजुअल को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। तो थोड़ा सा पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कस्टोडियल डेथ्स के लिए, या फिर कहें कि कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट में क्या प्रोटेक्शंस हैं। नंबर 1 आर्टिकल 14 देखो सीधी बात कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। यहां पर आर्बिट्रेरीनेस की कोई भी स्कोप नहीं है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। इसी तरीके से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से प्रिवेंट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड फोर्स्ड कन्फेशन। ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल को डिटेन किया गया है और उसी से मार पीट करके आप उगलवा लो कि भाई तू ही कल्प्रिट है, वो डर के बारे में बोल सकता है ऐसा कि भाई मैं ही हूं, है ना कल्प्रिट। तो उन चीजों से प्रोटेक्शन, ये आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा, तो एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्शन की प्रोवाइड है। फिर आ जाइए आर्टिकल 22, इसमें आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये तो खैर ठीक है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इसमें राइट टू लीगल कंसल्टेशन एंड डिफेंस, कि आप एक लीगल एक्सपर्ट के साथ में अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसको अपनी डिफेंस में भी काम करवा सकते हैं कि भाई मेरे वकील बन जाइए और मेरा केस लड़िए। वो तो एक प्रॉपर आपको पता ही है कि एक लीगल कंसल्टेशन का प्रोविजन है। तो ये चीजें हैं जो कि कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट में अवेलेबल है राइट्स के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ की बात करें, कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब किसी इंडिविजुअल को डिटेन किया गया, फिर उसको फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली प्रेशराइज किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कुछ बातें निकलवाने के लिए। ये ह्यूमन राइट्स का ग्रोस वायलेशन है, ये पर्सनल डिग्निटी का ग्रोस वायलेशन है। कस्टोडियल डेथ, अगर इस तरीके से आप टॉर्चर करते हो लगातार और उस इंडिविजुअल की पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो जाए तो वही कस्टोडियल डेथ कहलाती है। पुलिस कस्टडी का मतलब आप समझिए कि एक इंडिविजुअल को अरेस्ट करके या डिटेन करके थाने में ही, पुलिस थाने में ही रखा जा रहा है। और जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या हो गया कि जज की, मतलब यूं कहो कोर्ट के अंडर में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और फिर जेल जो होती है आपकी, सेंट्रल जेल, और ये आपने नाम सुने होंगे, वहां पर किसी इंडिविजुअल को रखा जा रहा है, तो वो जुडिशियल कस्टडी होती है। जब तक कि कन्विक्शन ना हो तब तक वो चल रहा है प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, पुलिस या जुडिशियल कस्टडी के दौरान टॉर्चर, अब्यूज या फिर डिटेंशन के टाइम पे कुछ नेग्लिजेंस हो जाती है तो कई इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है। तो ये चीज ग्रेव सिनेरियो को शो करता है कि हमारे यहां पर इंडिविजुअल को जिनको अरेस्ट कर लिया गया ना, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लीगल प्रोविजंस की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 120 ये पिनलाइज करता है किनको, पुलिस ऑफिशियल्स को या फिर उन ऑफिशियल्स को जो कि किसी इंडिविजुअल को फोर्सफुली, यूं करो कि डांट डपट करके, मार पीट करके उनसे कुछ कन्फेशन करवाना चाहे, उसके अगेंस्ट में उनके खिलाफ में कार्रवाई का प्रोविजन है। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर किसी को डिटेन कर लिया पुलिस ने और जेल में रखा, ठीक है, थाने में भी रख सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में, जेल में भी रख सकते हैं, और वहां पर फिर कॉर्जन किया जा रहा है,
मार डांट पटक करके और उनसे फिर कन्फेशन कराया जा रहा है, तो उनके सबूत को नहीं माना जाएगा। ये तो आपने भी सुना होगा अच्छे से कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन या कोई स्टेटमेंट लिए जाते हैं, उनकी कोई मतलब नहीं है कोर्ट में। कोर्ट में तो वही बात मानी जाती है जो बात कोर्ट प्रेमाइसेस में बोली जाए। समझ गए? अब हम थोड़ा सा पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बारे में समझ लीजिए। डेफिनेशन, इसमें डिटेंशन पुलिस द्वारा किया जाता है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन तो जेल में होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है और आपको मजिस्ट्रेट ने आपके लिए ऑर्डर दिया है कि आपको जेल में रखा जाए, जिससे कि आप इधर उधर ना चले जाओ जब भी कोर्ट की अगली सुनवाई हो या जो भी कार्रवाई हो। अथॉरिटी की बात करें तो पुलिस कस्टडी में तो पुलिस के पास में पूरी अधिकार होती है। वो पुलिस अपने पास फिजिकल कस्टडी रखते हैं, कंट्रोल भी पूरा का पूरा रखते हैं कि उसमें कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। वहीं पर जुडिशियल कस्टडी में जेल अथॉरिटीज जो हैं, जो कि जुडिशरी के अंडर काम करती हैं, जुडिशियल प्रोटेक्शन या फिर कहें हमारे एक तरीके जुडिशरी के अंडर मिलके काम करती है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत, तो यहां पर जुडिशरी का रोल जरूर आएगा जुडिशियल कस्टडी में। इसके अलावा पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 डेज तक की होती है सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत, और मजिस्ट्रेट का अगर ऑर्डर हो तो लंबा भी जेल में रखा जा सकता है। बाकी फिर वो पुलिस कस्टडी के बाद में केस मामला जुडिशरी में जाए गई, और जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन तक ये जेल दी जा सकती है। बाकी देखो कोई केस पे डिपेंड करता है, ट्रायल कब कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से फिर और कस्टडी में रखा जा सकता है। लीगल सेफगार्ड, तो यहां पर पुलिस कस्टडी में देखो मजिस्ट्रेट का अप्रूवल जरूरी है। मतलब ये देखो कि 24 घंटे से ज्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है किसी को, तो मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लिया जाएगा, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा। वहीं पर ये जो हबियस कॉर्पस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आ जाता है यहां पर रिट जुरिस्डिक्शन में कि भाई 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया जाए, फिर मजिस्ट्रेट देखा जाएगा कि अरेस्ट जो किया गया है वो लीगल ग्राउंड्स पे है या फिर आर्बिट्रेरीली है। समझ गए? जुडिशियल कस्टडी की बात करें तो ये देखो लीगल है, लगातार ओवरसाइट में रहता है जुडिशरी के, और एक इंडिविजुअल के अधिकारों की प्रोटेक्शन की भी यहां पर प्रोविजन किए हुए रहते हैं। तभी तो आप देखा करो कि पुलिस कस्टडी में जिनको पुलिस थाने में जेल में रखा जाता है, उनकी जेलों के हालात और वहीं पर जो प्रॉपर जेल सिस्टम बना हुआ है वहां पर जेलों के हालात आपको कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर दिखेगा जुडिशियल कस्टडी का सिस्टम। समझ गए? फिर आ जाते हैं हम फॉर लॉ एंड पैरोल पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा, कोई केस अगर सुप्रीम कोर्ट में भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इंडिविजुअल को फॉर लॉ और पैरोल का जो एक कहते ना कि प्रोविजन है वो सब्सक्राइब करने का उसका एक रहता है कि हाँ भाई केस चाहे सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना चल रहा हो, अगर फॉर लॉ या फिर पैरोल के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो उसको कंसिडर किया जाए। समझ गए? अब फॉर लॉ और पैरोल क्या होता है थोड़ा ये समझना हमारे लिए जरूरी है। फॉर लॉ का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल को जो कि जेल में लंबे समय से अपनी सजा काट रहा है, ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस के लिए है, तो उसको एक टेम्परेरी रिलीज दिया जाता है कि मोनोटोनस लाइफ हो रही है उसकी, थोड़ा सा घर वालों से मिलजुल करके 2-3 दिन में वापस आ जाएगा जेल में, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल नेगेटिव इंपैक्ट ना चला जाए। पता पड़े कि लंबे समय से अगर वो सोशली आइसोलेटेड रहा तो हो सकता है कि वो किसी एक तरफ तो पनिश करके उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ और ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए। तो ये फॉर लॉ वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। लीगली अगर देखें तो प्रिजन एक्ट 1854 में और स्टेट प्रिजन रूल्स के अंदर ये प्रोविजन किया हुआ है कि जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है ना, वो इस चीज को ऑथराइज करता है कि एक इंडिविजुअल लंबे समय से अगर जेल काट रहा है तो उसको थोड़ा सा समय के लिए रिलीज कर दिया जाए। एलिजिबल कौन होगा, क्या कंडीशनैलिटीज हैं? देखो लॉन्ग टर्म के लिए जिसको सजा मिली है ना उनके लिए एप्लीकेबल है, और देखा यह जाएगा कि जो इंडिविजुअल लंबे समय से जेल में है लेकिन उसका जेल में बिहेवियर बहुत सही है, ठीक है, एक नॉर्मल कैदी की तरह है, तब तो देखो उसको फॉर लॉ पे छोड़ा जाता है कि हाँ भाई जाइए आप आराम से मिनिमम और इतने समय में जाकर के मिलके आ जाइए वापस से। और ये भी देखा जाता है कि कितना समय हो गया उसको जेल में लगातार रहते हुए। इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। इसमें सिंपल ये देखा जाता है कि ये जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है ना, ये अथॉरिटी है अप्रूव करने वाली, ये चेक करते हैं कि भाई इनके रिलीज होने से क्या समाज में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई खतरा है, सिक्योरिटी के हिसाब से कोई खतरा है, तब तो वो देखो फॉर लॉ के लिए मना कर देंगे, अदरवाइज वो ऐसे ही कर देते हैं। इनको अगर डिफरेंस वाइज देखें तो फॉर लॉ मैंने बताया कि मोनोटोनी ऑफ जेल है उसको ब्रेक करने के लिए और थोड़ा सा एक ब्रेक देना, सेंटेंस में जो सजा है उसमें थोड़ा ब्रेक देना। वहीं पर पैरोल की बात अगर करें ना तो ये एक स्पेसिफिक एग्जिजेंसीज पे चलता है, मतलब बीमार हो गया,
किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो उसके चलते कोर्ट या कोर्ट में पेशी है तो उसके चलते फिर आपको रिलीज करने का स्कोप दिखाई पड़ता है, अदरवाइज फिर वहां पर ऐसा मौका नहीं है। इसका मतलब एक इंडिविजुअल को सेंटर में रख करके काम किया जा रहा है, ठीक है, एक रेगुलर डे टू डे लाइफ को, तब तो फॉरलो काम आ जाएगा, और अगर ओवरऑल सिस्टम को देखें तब पैरोल काम में आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। राइट और डिस्क्रिशन, देखो फर्लो की बात अगर करें तो ये बेसिकली प्रिविलेज है एलिजिबल प्रिजनर्स के लिए कि हां भाई कौन फर्लो के लिए एलिजिबल है, किसको ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन देना चाहिए, लंबे समय से जो कर रहा है, हमने कंडीशन देख ली। पैरोल जो है ये भी एक अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि कंडीशंस बड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई, यार बीमार हो रखा है, तो ऐसे में उस इंडिविजुअल को रिलैक्स किया जाए। तो इसमें तो देखो अगर पैरोल का मामला अगर डिस्कार्ड कर दिया गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज की तरफ से तो वहां पर उसको तो हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, यह हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैटरनिटी लीव्स पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। देखो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैटरनिटी लीव जो होती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो जो है वो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स के तहत ही आते हैं और ये मैटरनिटी बेनिफिट का एक इंटीग्रल पार्ट है। छुट्टियां जो मिलती है ऑफिस से उसकी बात हो रही है, देखते हैं क्या है। देखो मैटरनिटी लीव पॉलिसी की अगर बात करें तो मैटरनिटी लीव पेड लीव होती है, मतलब आपको सैलरी मिलती है एक प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, नंबर वन। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो आर्टिकल 42 साफ साफ ये कहता है कि वर्किंग कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर एक ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सके, अच्छे से काम कर सके, और वहां पर मैटरनिटी रिलीफ के प्रोविजन होने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है ये मोर और लेस ह्यूमन सोसाइटी को सरवाइव करने का भी है और साथ ही साथ एक वुमेन का अपना डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार भी है। लीगली अगर देखें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लाया गया था, जिसको 2017 में अमेंड भी किया गया, जिसका मेन पर्पज यही था कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको प्रेगनेंसी के दौरान और जब बच्चा पैदा हो जाए तो अर्ली चाइल्ड केयर के लिए उसकी जॉब की भी प्रोटेक्शन हो, जिससे कि वो जॉब से डरे नहीं, ऐसा ना हो कि जॉब इनसिक्योरिटी के चलते बच्चे पैदा करने से ही लोग रुक जाए, अभी जिस तरीके से ट्रेंड अभी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहे, जैसे कि वो पेड लीव पे रहते हैं, समझ गए। इसके लिए देखो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली आपको मैटरनिटी रिलीफ या फिर लीव्स मिलने को मिल जाएगी, एप्लीकेबिलिटी वहां पर दिखेगी जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, मतलब 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर है ना, 10 या 10 से ज्यादा, वहां पर मैटरनिटी लीव्स का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। की प्रोविजंस की बात करें, पहले और दूसरे बच्चे पर मैटरनिटी लीव्स मिलती है 26 हफ्तों के लिए, ध्यान रखना। और वहीं पर अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है जिस बच्चे की उम्र 3 साल 3 महीने से कम है तो 12 हफ्तों तक की लीव दे दी जाती है। इसके अलावा जिन भी स्टैब्लिशमेंट्स में 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, वहां पर क्रैच फैसिलिटी होगी, दैट मीन्स बच्चों के खेलने की रहने की जगह होगी और हर एक दिन में कम से कम 4 बार मां जो है वो अपने बच्चे से मिलने जा सकती है, विजिट करके आ सकती है। इसमें बेनिफिट क्या है, देखो एक तो जॉब प्रोटेक्शन मिलेगी। जॉब प्रोटेक्शन कैसे कि आप अगर मैटरनिटी लीव पे जाते हो तो आपकी जॉब से आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको छुट्टियां दी जाएगी और उनका पेमेंट भी दिया जाएगा। प्लस जिस दिन आप जॉब रीज्वाइन करने के लिए आओगे तो आपको नई पोस्ट मिलेगी, या तो वो की वो पोस्ट वहीं पर रीइंस्टेट कर दिया जाएगा, है ना, आप वहीं से रीस्टार्ट कर पाओगे, और या फिर उसके इक्विवेलेंट आपको जॉब दे दी जाएगी। ये चीजें क्या होती हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सेफ्टी का एस्पेक्ट आता है एक वुमेन में। अब रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स के तौर पर देखा गया ही है कि एक महिला को ये पूरा अधिकार है कि वो कैसे अपनी हेल्थ को, अपनी सेक्सुअली जो एक्टिविटीज हैं उनको सही से प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सकें, और इसमें रिप्रोडक्टिव वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है। लीगल राइट्स की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन हो, अबॉर्शन हो, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट वंस रिप्रोडक्टिव बॉडी, ये सारी चीजें एक तरीके से रिप्रोडक्टिव राइट के तौर पे देखी जाती है, ये ध्यान रखना, लीगल राइट के तौर पे। फिर आती है हमारी इंपॉर्टेंट एक रिट, दैट इज हबियस कॉर्पस। देखो हबियस कॉर्पस की जब बात करी जाए तो सोनम वांगचुक का आपने केस सुना होगा, ठीक है, लद्दाख से जो आते हैं साइंटिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत उनको डिटेन किया गया। ये जो अरेस्ट जो था ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैकेनिज्म पे था, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो क्या है इसका मामला, देखो
तो लीगली अगर देखें, लीगल फ्रेमवर्क, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अगर बात करें हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की, तो इसमें सेक्शन 3 जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं अगर उनके द्वारा कोई ऐसा काम करने का स्कोप दिखाई पड़े जो पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को या फिर असेंशियल सप्लाईज को, सर्विसेज को ब्रेक करने का काम कर दे। तो ऐसे में उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया जाता है। अब अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया है तो एक बार की डिटेंशन मैक्सिमम 12 महीनों तक जा सकती है। फिर बात है टाइमली रिव्यू करने की कि उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई थी जब वो पब्लिक स्पेस में ओपनली घुमा करते थे, जिनको डिटेन किया गया है, तो वो क्या अभी भी खतरा बना हुआ है? अगर हां तो डिटेंशन कंटिन्यू किया जा सकता है। जुडिशियल सेफगार्ड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर हमेशा से कहा है, अभी हमने देखा ना कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर ही यूज करना चाहिए इसको। बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जब भी किसी इंडिविजुअल को अगर डिटेन किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर, तो जुडिशरी के सामने मुद्दा जाता है और जुडिशरी क्या जजमेंट देगा यह डिपेंड करता है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। नंबर 1 कि जिस आधार पर डिटेंशन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसका सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है कि किस आधार पर अरेस्ट किया गया है, क्या वो बात वाकई में रेलेवेंट है या केवल फर्जीवाड़ा या मन में आए जैसे उठा करके किसी इंडिविजुअल को जेल में डाला गया है। ये चीज चेक करती है जुडिशरी। दूसरा कि जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी है, क्या उसके द्वारा कोई इररिलेवेंट या फिर रिमोट कंसिडरेशन कि हां भाई दूर की कोई बात, ऐसे ही कोई मतलब इक्वेशन तैयार करके कोई कॉन्स्पिरेसी प्लान करके किसी को अरेस्ट करने का प्लान तो नहीं किया गया है, ये चेक करती है। अगर हां तो फिर रिलीज किया जाएगा, नहीं तो फिर बाद में कंटिन्यू डिटेंशन रहेगा। डिटेंशन ऑर्डर्स में यह देखा जाता है कि कहीं पर भी आर्बिट्रेरीनेस या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में कोई एक कहते हैं ना कि दुश्मनी वाला भाव तो नहीं है कहीं अथॉरिटीज का। अगर वो है तो डिटेंशन को रोक दिया जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यू रहेगा। तो जुडिशरी का सिंपल एम्फेसिस ये रहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर प्यूनिटिव पर्पसेस की हम बात करें, हमने अब देखा ना कि प्यूनिटिव पर्पसेस की जगह अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ चले जाते हो तो ये फेलियर है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि वो केस को तह तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सिक्योरिटी, एक देश की सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी, समाज की सिक्योरिटी और वहीं पर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, दोनों के बीच में बैलेंस बनना जरूरी है। अगर इंडिविजुअल खतरा है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओके, और वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, और अगर नहीं है तो उस केस में फिर आपको रिलीज करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू प्रोविजन के तहत आते हैं, ध्यान रखना हमें। फिर हबियस कॉर्पस की बात करें तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन का प्रोविजन करता है, जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पर आर्टिकल 226 भी रिट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें तो आपकी थोड़ी और रिट्स एडिशन हो जाती है। मतलब रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स आर ब्रॉडर देन सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें तो मेजर क्या है कि एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार और जो आर्बिट्रेटरी डिटेंशन करने वाली अथॉरिटीज हैं उनकी मनमानी को रोकने से रिलेटेड ये प्रोविजन हो जाता है। हबियस कॉर्पस का मतलब आप जानते ही होंगे, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसको जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और मजिस्ट्रेट फिर बताएंगे कि अरेस्ट या जो डिटेंशन है वो कंटिन्यू रहेगा या रिलीज करना है। तो एक तरीके से यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया एक इंडिविजुअल के लिए कि भाई स्टेट यहां मनमानी नहीं कर सकता। इंडिविजुअल को इनेबल करता है कि अगर उनको गलत तरीके से डिटेन किया जा रहा है तो उनको इमीडिएट रिलीज करने का स्कोप यहां पर दिखाई पड़ता है। पर्पस क्या है? देखो पर्सनल लिबर्टी का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक कह सकते हैं ना सपोर्टिव कंटेंट है ना। इसके अलावा इसमें प्राइवेट कोई इंडिविजुअल ने किसी को डिटेन किया है या प्राइवेट एंटिटी ने किसी को डिटेन किया है, मान लो रोक लिया, पकड़ लिया कि तेरे ऊपर ये केस है, तूने इतने पैसे गबन किए हैं, तो प्राइवेट कंपनी का मामला भी यहीं पर है, ध्यान रखना। और पब्लिक अथॉरिटीज का भी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि अगर वो डिटेन करते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर कहां लेके जाना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि डिटेंशन कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास में
कितने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, कितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के अंडर में प्रोविजंस थे और डीपीएसपीस के अंडर प्रोविजंस थे जो कि न्यूज में रहे। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो अब तक आपने कंप्लीट देख लिया होगा। आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मैंने बताया कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं ना उससे रिलेटेड पीडीएफ शेयर कर दिया करता हूं। तो आपको गलती नहीं करनी है, यहां पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।